हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो उसका पार्ट 2 है ये। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी। जैसे कि पहले तो इंट्रोडक्शन जाना था, है ना। 3 चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे। ठीक है, एक तो नेशन बिल्डिंग, है ना, देश को यूनाइट लेकर के चलना, सारे प्रिंसली स्टेट्स को लेकर के चलना, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना और फिर डेवलपमेंट भी करना है देश का, है ना। तो ये चैलेंजेस के बारे में हमने समझा था। ओके, फिर उसके बाद में हमने समझा था पार्टीशन से रिलेटेड चीजें, है ना, कि पार्टीशन की वजह से कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी हमारे देश में, है ना। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था बहुत सारे लोगों का, फिर उनको रिहैबिलिटेट भी करना, पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे। ओके, तो ये सारी चीजें हम समझ चुके थे। और फिर उसके बाद में हमने महात्मा गांधी जी का जो सेक्रीफाइस था वो भी देखा, है ना, कि नाथूराम गोडसे ने इनको फिर जो गोली मारी थी और असैसिनेशन हो गया था गांधी जी का, तो वो भी हमने देखा था, है ना। अब इसके बाद में हमें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, तो यहाँ से पढ़ना था कि प्रिंसली स्टेट को कैसे जो है इंडियन यूनियन में मिलाया गया। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटेन जो गवर्नमेंट थी उनका रूल था कॉलोनियल कॉलोनियल गवर्नमेंट का, तो उस टाइम पर दो तरीके का हुआ करता था, डिवाइडेड था हमारा देश ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में और प्रिंसली स्टेट में। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंस स्टेट को ही कहते हैं। ठीक है, तो प्रोविंस ना डायरेक्टली कंट्रोल था, जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी। जिस एरिया में डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था, तो वो क्या हो गई, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हो गई। और ना जो सेवरल बहुत सारे जो बड़े-बड़े स्मॉल छोटे-छोटे स्टेट्स भी थे और बड़े भी थे, जिनमें ना जो राजा महाराजा रूल किया करते थे, प्रिंसली स्टेट। ओके, तो उनके पास में थोड़ा बहुत बस कंट्रोल था इंटरनल अफेयर्स में, बाकी जो है वो ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर चुके थे। मतलब कि ब्रिटिश जो है सबसे ऊपर आते हैं, राजा महाराजा ये मान चुके थे। ओके, हल्का-फुल्का जो है राजा महाराजाओं का अपने राज्य में थोड़ा-सा कंट्रोल था। तो इसको ना पैरामाउंसी एंड जो ब्रिटिश क्राउन का उनने क्या किया, मान लिया है कि ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटिश जो है वो सबसे ऊपर है। उसी की बात की गई है यहाँ पर। ठीक है, प्रिंसली स्टेट जो थे कवर करते थे 1/3 ऑफ द एरिया, लैंड एरिया ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में। 1/3 हिस्सा अगर ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का बोले तो वो क्या था, प्रिंसली स्टेट कवर करते थे। ओके, एंड एक हर 4 इंडियन में से एक जो था वो प्रिंसली स्टेट के अंदर रहा करता था। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी? तो इंडिपेंडेंस के पहले ही अनाउंस कर दिया था ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, वो जानते थे अब इनका कंट्रोल लूज़ हो रहा था ब्रिटेन का, ओके, इंडिया के ऊपर। तो ये लोग ना इनको समझ में आ गया था कि इनका जो रूल है खत्म हो रहा है, ठीक है? तो ये समझ गए थे कि जो इनकी पैरामाउंसी थी, जो ये सुप्रीम अपने आप को दिखाते थे, वो सब खत्म हो रहा है, ठीक है? तो जो प्रिंसली स्टेट्स पे है, तो उनके ऊपर जो राज था ब्रिटेन का, वो भी खत्म हो जाएगा, है ना? राजा-महाराजा भी आज़ाद हो जाते। तो इसका मतलब ये था कि सारे के सारे स्टेट एज़ मैनी एज़ तो 565 जो स्टेट थे, वो लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, ठीक है? राजा-महाराजा वाले जो स्टेट्स थे, वो भी इंडिपेंडेंट हो जाते। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ना उनका व्यू था कि सारे के सारे स्टेट फ्री हैं, चाहे वो इंडिया को जॉइन कर लें या पाकिस्तान को या फिर इंडिपेंडेंट रहे। ये इन लोगों ने क्या किया था, ब्रिटेन ने ये रायता फैला दिया था। बोला कि जो हमारे यहाँ राजा महाराजा भी आजाद हो गए, ठीक है, उनके ऊपर ब्रिटिश का रूल था पहले। और फिर इन्होंने बोला, ब्रिटेन ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि जो भी चाहे वो इंडिया को ज्वाइन कर ले या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या फिर इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहे। तो जो कश्मीर वाले थे ना, तो राजा हरी सिंह, तो वो कहते थे कि हम जो है कश्मीर को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, ठीक है, मतलब वो इंडिपेंडेंटली लेकर के चलना चाहते थे। बाकी बाद में पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था, ठीक है, तो वो हेल्प मांगे इंडिया के पास में। तो इंडिया ने बोला, कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया था, फिर कश्मीर जो इंटीग्रल पार्ट बन गया था इंडिया। फिर भी जो पाकिस्तान था उन्होंने फिर उसने क्या किया, कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो ये जो इश्यू क्रिएट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये जो डिसीजन था ना कि उनको इंडिया में रहना है कि नहीं रहना है, ये जनता के पास नहीं था, ठीक है, जो प्रिंसली रूलर्स थे ना उनके पास में था। हैदराबाद भी कह रहा था हमें इंडिपेंडेंट रहना है, बाद में इसको कंट्रोल किया गया, यहाँ के जो निजाम थे वो कह रहे थे, ठीक है, लोकल पीपल ये सब में नहीं पढ़ रहे थे। ओके, तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम निकल के आई थी, जिसकी वजह से एक यूनाइटेड इंडिया की सिक्योर जो खतरा पहुंच गया था। भाई, यूनाइटेड इंडिया कैसे रहेगा जब पता चला कि बीच में एक अलग सा देश निकल, साउथ अफ्रीका में ना बीच में एक छोटा सा देश भी है, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती।
तो ये प्रॉब्लम जो थी शुरू हो गई, ठीक है? बहुत शुरू से ही हो गई थी। फर्स्ट तो था कि सारे के सारे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूलर थे ना ट्रावनकोर के, तो वहाँ पर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो स्टेट को अपना इंडिपेंडेंट लेकर के चलना चाहते हैं। मतलब कि इनका अलग से इंडिपेंडेंस, अलग से देश ही क्रिएट हो जाता ना फिर। तो निज़ाम जो थे हैदराबाद के, उन्होंने भी बोला कि हम जो है अपना अलग से लेकर के चलेंगे, इंडिपेंडेंस रखेंगे, ठीक है? तो रूलर जैसे कि नवाब और भोपाल थे, वो जॉइन कर लिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नहीं, जॉइन नहीं किया था। मतलब उनको जो है वो डिसलाइक, उनको पसंद नहीं आ रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जॉइन करना। जो रिस्पॉन्सेज़ था ना रूलर्स का प्रिंसली स्टेट का, तो ऐसा देखने को मिल रहा था कि पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि इंडिया फिर से डिवाइड हो जाए, तो छोटी-छोटी कंट्री बन जाती है हमारे देश में, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन दिख रही थी क्योंकि ये जो राजा-महाराजा थे, कोई अपनी पावर क्यों छोड़ना चाहेगा? इनको पता था अब इंडिया जो है आज़ाद हो गया, तो अब डेमोक्रेसी लेकर के आएँगे ये लोग, फिर ये राजा-महाराजाओं का क्या होगा? तो इसलिए ये लोग चाहते थे कि इनकी पावर बनी, जो मतलब कि जो डेमोक्रेसी इनको मिल पाती जनता को कि वो अपने रूलर को चुन पाते, ठीक है, उनकी पूरी आज़ादी होती, तो वो भी खत्म हो रही थी, है ना? क्योंकि इनके जो रूलर्स थे वो चाहते थे कि हम अलग से लेकर के चलें, अपनी कंट्री बना लें छोटी। तो ये ना बहुत ही अलग सी सिचुएशन देखने को मिली थी क्योंकि जब इंडिया का इंडिपेंडेंस की बात की थी ना, तो एम था कि हम यूनिटी लेकर के चलेंगे, है ना? सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसके साथ-साथ डेमोक्रेसी की भी बात की गई थी, है ना? तो मोस्ट ऑफ दी जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, तो गवर्नमेंट, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर इस तरीके की गवर्नमेंट चलती थी नॉन डेमोक्रेटिक मैनर में। हमने आपको बताया ना वो अपनी पावर नहीं छोड़ना चाहते थे, ठीक है? रूलर्स चाहते ही नहीं थे कि डेमोक्रेटिक राइट्स दी जाएँ पॉपुलेशन को। अगर वो राइट्स देते पॉपुलेशन को तो इनके अधिकार छिन जाते जो रूलर्स थे। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये जो है इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का जो येलो वाले रीजन है। और जो ये प्रिंसली स्टेट थी ना, ये ब्रिटिश की पैरामाउंसी को माना था इन्होंने कि हाँ, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, पर इनको थोड़ा बहुत कंट्रोल था अपने एरिया में। देखो इतने सारे एरियाज थे जो ब्लू वाले, ये प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। अब इनको अंडर लेकर चलना है ना, मतलब इनको अपने देश में यूनाइट करके चलना, तो ये लोग क्या कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस का ख्वाब देख रहे थे। तो ये भी यहाँ पर देखो, ये जो है आज के टाइम, पहले ना ये ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है? और ये था यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान बना था। हुँ? तो ये सिंध वाले रीजन तक, यहाँ पर ये वेस्ट पाकिस्तान बना था, ठीक है? ये वाला। तो बाद में जो है, ये पूरा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान रह गया और 1971 में ये बांग्लादेश बन गया, ठीक है? आज़ादी मिल गई इसको पाकिस्तान से। ओके? तो ये देखने को मिला था। यहाँ पे देखो श्रीलंका को पहले सेलोन कहते थे, ठीक है? और ये लक्षद्वीप था और ये अंडमान निकोबार। हुँ, तो ये हो गया। अभी गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी? इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब थोड़े टाइम के लिए जो कामकाज सँभालने के लिए गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने पूरा अपना ज़ोर लगा के बोल दिया भाई डिवीज़न तो नहीं होगा इंडिया का, ठीक है? स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ में डिफरेंट साइज़ की बन रही हैं, तो इसके तो बिल्कुल अगेंस्ट में थे कि ऐसा नहीं होने देंगे, है ना? बट बाँट रहे हो आप देश को, ठीक है? तो माउंटबेटन प्लान के थ्रू सेपरेशन हुआ था और कैबिनेट प्लान के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाती। तो माउंटबेटन प्लान जो था, प्रिंसली स्टेट को फ्री कर दिया था माउंटबेटन प्लान ने कि आप जो है फ्री हैं, या आप इंडिया को जॉइन कर लो या फिर पाकिस्तान को जॉइन कर लो। सरदार पटेल जो थे इंडिया के फर्स्ट जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, एंड होम मिनिस्टर थे। तो उस टाइम पर ना क्रूशियल पीरियड में इन्होंने, इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा उस टाइम पर। इन्होंने बहुत ही हिस्टोरिक रोल प्ले किया, इसलिए इनको जो है इन्होंने यूनाइट किया इंडिया को, ऐसा भी बोला जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया था, ठीक है? तो सरदार पटेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। ओके, और सरदार जो इनको टाइटल मिला था, तो बरदौली सत्याग्रह में मिला था 1928 का। तो इन्होंने रूलर्स के साथ में बातचीत की जो राजा थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के, डिप्लोमैटिकली उनने बातचीत की और ना इंडियन यूनियन में उनको शामिल किया। उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया गया। ये पढ़ने में आपको ईज़ी लग रहा होगा, ठीक है, देखने में भी, पर ये ईज़ी नहीं था। मतलब राजा-महाराजाओं को मनाना, कन्विंस करना कि भई आप जो है अलग से ऐसे मत भागो, है ना? मतलब देश के अंदर चलो। हुँ। डेमोक्रेसी लेकर के आएँगे। तो बहुत सारी ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। एक ये स्किलफुल जो पर्सुएशन, लोगों को अपनी चीज़ों में ढाल लेना, अपनी बात मनवा लेना, तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, है ना? राजा-महाराजा से बात करना। फॉर इंस्टेंस 26 स्मॉल स्टेट थे, आज के उड़ीसा के जो है ना, आज का जो उड़ीसा है, वहाँ पर 26 छोटे-छोटे स्मॉल स्टेट थे। सौराष्ट्र रीजन जो है गुजरात का, उसमें 14 बड़े-बड़े स्टेट थे, ठीक है? और 119 स्मॉल स्टेट थे एंड बहुत सारे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चला करता था, ठीक है? तो सबको लेकर के चलना,
तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे, लेटर लिखा था इन्होंने प्रिंसली रूलर्स को, कि हम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज में हिस्ट्री के इंडिया में, है ना? मतलब हमारे देश का इतिहास फिर गवाह बन जाता है इन सब चीज़ों का। ओके, तो आज़ादी मिली थी हमको, ठीक है? तो हमारा ये कॉमन गोल होना चाहिए, हम अपने देश को महान ऊँचाइयों पे लेकर के जाएँ। अगर यूनिटी नहीं रहेगी हमारे देश में तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम सहनी पड़ जाएँगी, ठीक है? जो कि अनएक्सपेक्टेड है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतनी प्रॉब्लम्स निकल के आएँगी। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि हम आशा करते हैं कि इंडियन स्टेट जो है रियलाइज़ करे, समझे चीज़ों को। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे देश के साथ में, ओके, देश में हम अगर साथ में काम नहीं करते हैं जनरल इंटरेस्ट में, तो क्या होगा, एनार्की आ जाएगी, लॉलेसनेस हो जाएगी। ओके, मतलब कोई भी कानून को नहीं मानेगा और बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मच जाएगी देश में। ओके, बड़े हों चाहे छोटे, हर कोई जो है इस प्रॉब्लम को फेस करेगा और फिर पूरा का पूरा सर्वनाश हो जाएगा, है ना? ठीक है, मतलब तबाही मच जानी है। ओके, इतने सारे स्टेट बनते तो फिर क्या ही होता, ओके? तो गवर्नमेंट अप्रोच जो है गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन, गवर्नमेंट की अप्रोच जो थी 3 कंसिडरेशन उन्होंने लिए थे। फर्स्ट जो था लोगों से बातचीत करना, जो लोग थी ना, जनता थी प्रिंसली स्टेट की, वो चाहते थे कि देश का पार्ट बने, ठीक है? तो पहले तो पीपल जो थे, जनता थी प्रिंसली स्टेट की, वो चाहते थे कि इंडिया का पार्ट बने। सेकंड चीज़ थी गवर्नमेंट जो है प्रिपेयर्ड थी कि फ्लेक्सिबल थी वो, मतलब गवर्नमेंट तैयार थी कि भई हम तुमको थोड़ी ऑटोनॉमी दे देंगे, है ना? तुम अपने एरिया में थोड़ी ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से काम-काज कर लेना। तो ऑटोनॉमी की बात की गई थी यहाँ पर। जो आइडिया था कि अकोमोडेट करना प्लुरैलिटी को, जो भी डिफरेंसेस थे, जो डाइवर्सिटी थी, ओके? उस सबको साथ में लेकर के चलना है ना, आपके ऊपर कुछ थोपा नहीं जा रहा है। ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ थे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो उनको स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई, है ना? तो फ्लेक्सिबल अप्रोच लेकर के चल रहे थे, जो डिमांड थी ना इन रीजन की, तो उसके साथ में। मतलब कि जो ये लोग कुछ भी डिमांड करते तो उसको भी मान रही थी, ठीक है, आप जो है आपका एरिया अलग है, यहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशन है, इनकी प्रैक्टिसेस कस्टम अलग है, तो इनको थोड़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी गई। थर्ड चीज़ थी बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन जो था उसकी वजह से, तो पार्टीशन के बाद में ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई थी कि जो बाउंड्री वगैरह है ना, टेरिटोरियल बाउंड्री, उसको प्रॉपर तरीके से जो डिफाइन किया जाए ना, डिमार्केट किया जाए, ताकि जो है आगे चल के कोई इश्यू ना हो, है ना? तो बाउंड्री का बहुत ज़्यादा इश्यू बन जाता है, स्टेट आपस में लड़ते हैं बाउंड्री के चक्कर में, ठीक है? एरिया के चक्कर में। आज भी जो है, जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं ना, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है हमारे देश में, 9 यूनियन टेरिटरी है, ओके? तो जम्मू एंड कश्मीर भी बन गया था ना यूटी। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज़ और जो स्टेट की बात करें तो हर स्टेट आपस में एक तो रिवर के बेसिस पे लड़ता है, ठीक है? कि हमारी जो रिवर का पानी हमको मिलना चाहिए। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट हो गया, है ना? अलग-अलग डिस्प्यूट्स होते। एक माइग्रेशन का इश्यू आता है और एक जो है बाउंड्री का इश्यू आता है, ये लोग बाउंड्री के चक्कर में भी लड़ते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद में जो पीसफुल नेगोशिएशन बातचीत की गई थी, हर स्टेट के साथ में, हर टेरिटरी जो थी हमारे देश में, हर एक एरिया से बातचीत की गई थी, ठीक है? और नई बाउंड्रीज़ निकाली गई इंडियन यूनियन में, ओके? अलग-अलग जो बाउंड्रीज़ बनाई गई थी। रूलर्स जो थे स्टेट से, उनसे साइन करवाया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, कि वो जो है हमारे देश में विलय हो गए, मिल गए हैं, ठीक है? तो इसकी बात की गई थी। ओके, हर जो रूलर है उनके प्रॉपर उनकी जो मर्ज़ी से वो जो है भारत का पार्ट बन रहे हैं, ठीक है? यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बन रहे हैं, है ना? इसका मतलब था कि स्टेट एग्री हो गए हैं अपनी मर्ज़ी से कि वो भारत का पार्ट बन रहे हैं। असेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बाकी सबके साथ में ईज़िली डील कर लिया था, पर इनके साथ में थोड़ी दिक्कत गई थी। इश्यू ऑफ जूनागढ़, जूनागढ़ जो है उसका इश्यू बहुत जो था, प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर प्लेबिसाइट करवाया गया, लोगों से पूछा गया, कन्फर्म किया गया। वो चाहते थे कि इंडिया को जॉइन करना, जो वहाँ के लोग थे ना, वो चाहते थे कि भारत में रहें। ठीक है? कश्मीर का इश्यू हमने आपको अभी बताया था, तो चैप्टर 7 में भी आप देखोगे इसके बारे में। ओके, कि कश्मीर में जो है हरि सिंह जो है, भी आपको ओवरव्यू दे देते हैं। तो कश्मीर में ना राजा हरि सिंह कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। फिर इनके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, मिलिटेंट अटैक, ठीक है? बहुत सारे लोगों को मार रहे थे कश्मीर में पाकिस्तान वाले। तो राजा हरि सिंह आए इंडिया के पास में कि इंडिया को जो प्रोटेक्ट करो, ठीक है? हमें। तो इसलिए जो है फिर 26 अक्टूबर को जहाँ तक फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन उनसे साइन करवाया गया था। फिर जो है कश्मीर जो है इंटीग्रल पार्ट बन गया था इंडिया का। ओके, फिर इनको कंट्रोल किया गया था, जो मिलिटेंट एक्टिविटी थी पाकिस्तान की वहाँ पर। तो केस देखते हैं हम हैदराबाद का और मणिपुर का अभी, ओके? तो यहाँ पर देखो सरदार पटेल जो है निज़ाम है हैदराबाद के, इनके साथ में खड़े हुए हैं।
ओके। तो हैदराबाद हैदराबाद जो था लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, जिसमें मतलब पूरी तरीके से घिरा हुआ था ये हमारे देश के एकदम बीचों बीच, आप समझ लो साउथ में, है ना, जो हैदराबाद था। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो था ओल्ड हैदराबाद स्टेट था, जो आज के टाइम पर महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। तो मतलब देख लो महाराष्ट्र तक पहुँच गया, उसके पार्ट में भी, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तो इनके पार्ट को मिला करके ओल्ड जो हैदराबाद था। तो यहाँ के जो रूलर थे, इनको टाइटल दिया गया था निज़ाम, तो ये अपने आप को निज़ाम कहते थे, ठीक है? तो मतलब वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा रिचेस्ट मैन थे, ठीक है? तो बहुत हीरे-हीरे भी थे इनके पास में, ठीक है? अच्छे खासे अमीर थे ये निज़ाम। निज़ाम चाहते थे कि इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है? अपनी पावर क्यों छोड़ना चाहेंगे? तो ये चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, है ना? ये जो थे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में चले गए थे इंडिया के साथ में 1947 में। नवंबर 19 अगस्त में हमें आज़ादी मिली थी, नवंबर में इन्हें स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था कि जो चल रहा है वैसा ही रहेगा, ठीक है? कुछ नहीं बदलेगा। तो साल भर में जब नेगोशिएशन बातचीत हुई इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, इनकी बातचीत चलती रही। मीन टाइम द मूवमेंट ऑफ पीपल ऑफ हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद के जो लोग थे, वो उनका मूवमेंट हो गया हैदराबाद का, जो मतलब कि वो निज़ाम के अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है? क्योंकि ना निज़ाम थे भई, राजा महाराजा थे, अत्याचार करते थे लोगों के ऊपर, ऐसा थोड़ी है कि बहुत अच्छे थे हमारे यहाँ के। ब्रिटिश ने अत्याचार किए तो हमारे यहाँ के लोग कम थे क्या? जो राजा महाराजा थे, उनके ज़मींदार थे, उन्होंने कम जो अतकी मचाई थी, मतलब बहुत परेशान करते थे वो लोगों को, ठीक है? तो पीजेंट्री जो थे तेलंगाना में, जो किसान वगैरह थे, वो तेलंगाना में ना उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस की। तो विक्टिम थे जो निज़ाम के ऑप्रेसिव रूल के, मतलब निज़ाम उनके ऊपर अत्याचार किया करता था, तो उसके अगेंस्ट ये लोग आ गए थे, ठीक है? विमेन जो थी, वो तो उनके साथ तो बहुत ही अत्याचार होता था, तो उन्होंने भी इस मूवमेंट को जॉइन कर लिया था निज़ाम के अगेंस्ट। हैदराबाद जो था एक टाउन था, ठीक है? जहाँ पर मतलब नर्व सेंटर था इस मूवमेंट का, यहाँ पर सभी लोग गैदर हो रहे थे। तो कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस जो थी, वो सबसे आगे थी। कम्युनिस्ट जो कि कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करते हैं ना, कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी होती है, ठीक है? और कांग्रेस हैदराबाद की जो कांग्रेस हो गई, मतलब पार्टी ये थी इनकी ऑर्गनाइज़ेशन, तो ये लीड कर रहे थे मूवमेंट को, आगे चल रहे थे, है ना? तो निज़ाम ने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है? पैरामिलिट्री फोर्सेस उतार दी थी इन्होंने, ठीक है? जिनको रज़ाकारास कहते थे, तो लोगों के ऊपर, मतलब देख रहे हो आप, एक तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो निज़ाम उनके जो फोर्सेस उतार दी उन्हें कंट्रोल करने के लिए, लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे। ये रज़ाकर्स थे ना, ये कम्युनल नेचर के थे, ठीक है? मतलब ये जो रिलीजन के बेसिस पे ज़्यादा करते थे, तो ये एट्रोसिटीज़ अत्याचार करने लगे। तो मतलब ये जो है, जो मुस्लिम्स नहीं थे उनको भी मार रहे थे ये लोग, ठीक है? कम्युनल लाइन्स पे वॉयलेंस क्रिएट कर रहे थे। ओके, तो फिर इन्होंने मर्डर किए, तो मतलब ये क्या कर रहे थे, लोगों की जान ले रहे थे, ठीक है, रेप कर रहे थे, लोगों का लूट-पाट मचा रहे थे, तो बहुत ही बुरी कंडीशन क्रिएट कर दी थी इन्होंने, ठीक है। तो टारगेट कर रहे थे नॉन मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को ये लोग टारगेट कर रहे थे, ठीक है। जो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऑर्डर किया आर्मी को कि भाई टैकल करो, ये सिचुएशन क्या क्रिएट कर रहे हैं, रज़ाकार से हद से बाहर जा रहे हैं ना, तो सिचुएशन को टैकल करें। सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी जो थी, उन्होंने कंट्रोल किया निज़ाम की फोर्स जो रज़ाकार थी, ठीक है? कुछ दिनों बाद इंटरमिटेंट जो फाइटिंग वगैरह थी, तो निज़ाम ने सरेंडर कर दिया था आर्मी के साथ, मतलब हमारी इंडियन आर्मी ने बचा लिया लोगों को। ओके, सरेंडर कर दिया निज़ाम्स ने। इसकी वजह से फिर उसके बाद में हैदराबाद जो है सेशन हो गया इंडिया में। तो हैदराबाद का सेशन कैसे हुआ? पुलिस एक्शन के थ्रू ऐसा कहा जाता है। ओके। ओके, तो यहाँ पर सरदार पटेल जी के बारे में दिया हुआ। सरदार पटेल जो थे 1875 से 1950 तक का इनका जीवन रहा। तो ये लीडर थे फ्रीडम मूवमेंट के, ठीक है? कांग्रेस के भी लीडर थे, फॉलोअर थे महात्मा गांधी के, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में, जो मतलब कि हमारे देश में प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने में, ठीक है? मेंबर थे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और कई सारी कमिटीज़ भी इन्होंने हेड की थी, जैसे कि फंडामेंटल राइट के ऊपर कमिटी थी, माइनॉरिटी की प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमिटी वगैरह थी, उसको भी हेड किया था। इनको सरदार का टाइटल मिला था बरदौली सत्याग्रह जब 1928 में हुआ था, उसके तहत जो विमेन्स ऑफ बरदौली थी, उन्होंने इनको सरदार का टाइटल दिया था।
ठीक है? अब यहाँ पर देखो मणिपुर का केस देखते हैं। फ्यू डेज़ बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले जो महाराज थे मणिपुर के, बोधा चंद्र सिंह, तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कि इनको इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी मणिपुर में। ओके, मतलब इन्होंने मान लिया था कि ये देश का पार्ट बन गए हैं प्रॉपर तरीके से लीगली, पर इन्होंने ये भी था कि इनको इंटरनल ऑटोनॉमी मिलेगी, इसकी भी उम्मीद थी इनको, ठीक है? मतलब ये अपनी मर्ज़ी से राजपाट चला सकते हैं वहाँ पर। अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, महाराजा ने इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए, ठीक है? तो फर्स्ट स्टेट था मणिपुर जहाँ पर इलेक्शन हुई थी, ठीक है? तो अब लोग थे भई, उनको समझ में आ रहा था डेमोक्रेसी हम खुद से सेलेक्ट करेंगे लोग, जो रूलर्स वगैरह को, है ना? तो प्रेशर था पब्लिक का, इसलिए उनको इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़े मणिपुर में जून 1948 में। स्टेट जो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था, मतलब संविधान के हिसाब से तो चल रहे हैं, पर जो नाम का राजा किंग होता है, जैसे यूके में ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पर भी चला करती है, जो उनके हेड ऑफ द स्टेट हैं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, पर वहाँ पर जो है उनके किंग वगैरह होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा था, ठीक है? मणिपुर फर्स्ट पार्ट था इंडिया का जहाँ पर इलेक्शन हुए थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज़ के बेसिस पे, मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था, जो भी 21 साल से ऊपर थे। तो आज के टाइम पर तो जो 21 साल थी पहले एज, फिर इसको 61st संविधान में चेंज किया गया, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 में, ठीक है, फ़ोर्स में आया 1989 में, तो फिर ऐज को रिड्यूस कर दिया, 18 साल बना दी, ठीक है? कि 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर में, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे, कि इंडिया को मणिपुर में जो मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया, कि इंडिया में जो मर्ज हुआ है ना, ठीक है? कि इंडिया में मर्ज होके चलना है कि नहीं, है ना? तो स्टेट की जो कांग्रेस थी वो मर्जर चाहती थी। मतलब वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी ना, वो चाहती थी कि भई मर्ज हो जाए, जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी। बाकी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो अपोज़ कर रहे थे, ठीक है? मतलब अपोज़िशन का काम अपोज़ करना बस नहीं होता है, दूसरे काम भी होते हैं। पर जनरली देखा जाता है हमारे देश में अपोज़िशन अच्छे कामों को भी अपोज़ करती है, ठीक है? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी, बाकी सारी वो अपोज़ कर रहे थे कि भई नहीं मिलना मणिपुर को इंडिया में, ठीक है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही मतलब सक्सेसफुल हो गए थे ये, पर्सुएड करने में महाराजा को कि आप साइन करो, मर्जर एग्रीमेंट भी साइन करो, है ना? कि आप देश का प्रॉपर पार्ट बन गए हो 1949 में, ताकि बाद में इश्यूज़ क्रिएट ना हो, है ना? तो इनसे प्रॉपर साइन करवाया गया। यहाँ पर देखो, ये राजा जी बैठे हैं, ये जनता है, ठीक है? स्टेट के पीपल हैं। ये क्या है, ये काम-काज है, एक्सटर्नल अफेयर, दूसरे देश से रिलेशन वगैरह, डिफेंस का काम और कम्युनिकेशन। तो वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं, सरदार पटेल कह रहे हैं कि भई हाइनेस आप उठो मत, जस्ट मुझे ये बस दे दो, ठीक है? जो ये डॉक्यूमेंट है। मतलब ये जो काम-काज है ना, कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो बाहर के देशों से जो रिलेशन डील-वील करना है ना, और डिफेंस, जो सिक्योरिटी की बात करी जाती है, कम्युनिकेशन की, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये कार्टून डिपिक्ट करता है कि जो रिलेशन था लोगों का और उनके राजा के बीच में, प्रिंसली स्टेट में, देखो ये जनता के ऊपर बैठते थे ये राजा, है ना? देखो ये कितनी बुरी कंडीशन है ना? और जो पटेल की अप्रोच थी, किस तरीके से वो इस इश्यू को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है? तो अब रीऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है? अब स्टेट भाई जुड़ गए, पूरा भारत बन गया। अब इनको प्रॉपर रीऑर्गनाइज भी तो करना है ना? इनकी प्रॉपर बाउंड्रीज भी तो डिफाइन करना है। प्रोसेस जो था नेशन बिल्डिंग का, खत्म नहीं हुआ पार्टीशन के साथ में, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के साथ में। बस एक और चैलेंज आ गया था इसके सामने कि ड्रॉ करनी है इंटरनल बाउंड्रीज। ठीक है, बाहर की बाउंड्रीज डिवाइड हो गई, हमारा देश बन गया। अब इंटरनल बाउंड्रीज को भी डिवाइड करना है। ये सिर्फ मैटर नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का, ठीक है? बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है इस तरीके से, लिंग्विस्टिक और कल्चरल जो प्लुरैलिटी है ना देश की, तो वो भी रिफ्लेक्ट हो, ठीक है? उनको अफेक्ट ना हो, यूनिटी ऑफ द नेशन को अफेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब आप डाइवर्सिटी को भी लेकर के चलो, उसके साथ में आपको यूनिटी भी लेकर के चलनी है अपनी देश की, है ना? तो कॉलोनियल रूल के टाइम पर स्टेट की बाउंड्रीज थी, ड्रॉ की जाती थी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, और सिंपली जो है टेरिटरीज जो है ब्रिटिश ने अनेक्स्ट कर ली, तो उनका पार्ट बन गई, और प्रिंसली पावर, है ना? इस तरीके से मतलब ब्रिटिश को रूल करने में आसानी हो, इसलिए वो डिवाइड कर देते थे और बाउंड्री क्रिएट कर देते थे, और अपना रूल दिखाने के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर मेरा रूल है, यहाँ पर जो है प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो इस तरीके से बाउंड्रीज क्रिएट होती थी। आर नेशनल मूवमेंट, हमारे नेशनल मूवमेंट थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे ये सारे डिवीजन को।
एज आर्टिफिशियल एंड प्रॉमिस किया कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे स्टेट्स का डिवीजन किया जाएगा, है ना, कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर देंगे। ये प्रॉमिस कर दिया गया था। इनफैक्ट नागपुर सेशन के बाद में जो कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ 1920 में, तो ये प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया गया कि बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस पार्टी का है, तो मतलब कि जो लैंग्वेज के बेसिस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसको भी जो रीऑर्गेनाइज किया गया था। कई सारी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी बनाई गई थी जो कि लिंग्विस्टिक जोन के बेसिस पे कि ये लैंग्वेज वाले यहाँ पर डील करेंगे, है ना? तो विच डिड नॉट फॉलो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया के डिवीजन को वो फॉलो नहीं कर रहे थे, वो अपने बेसिस पे करके चल रहे थे। तो बहुत सारी चीजें बदल गई इंडिपेंडेंस के बाद में और पार्टीशन के बाद में। पार्टीशन की वजह से जो हमारे लीडर्स थे ना, तो उनको थोड़ा चिंता भी हो गई थी। क्योंकि ना अगर लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन हो, मतलब रिलीजन के बेसिस पे हो चुका है, अगर लैंग्वेज के बेसिस पे भी होने लगा तो हमारे लीडर्स को लगा कि आप जो स्टेट को बना रहे हो लैंग्वेज के बेसिस से, ऐसा हो सकता है कि डिसरप्शन हो और डिसइंटीग्रेशन भी हो जाए, टूट-फूट फिर से होने लगी तो पार्टीशन की डिमांड करने लगे फिर, है ना? तो इट वाज़ फेल्ट, ऐसा माना गया, ऐसा लगा कि हमें ना इस मुद्दे पे फोकस करना है। मतलब इस पे अगर फोकस करेंगे ना तो हमारे जो सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेज़ हैं, जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, लोग जो हैं गरीबी में जी रहे हैं, जिनके पास में खाना वगैरह नहीं है, जो इनइक्वालिटीज़ हमारे समाज में एक्सिस्ट कर रही हैं, लिटरेसी लेवल बढ़ाना है, तो इन सब से हमारा जो है दिमाग हट जाएगा, ठीक है? और हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे, है ना? तो सेंट्रल लीडरशिप थी कि वो डिसाइड करेंगे, उन्होंने डिसाइड किया जो हमारे लीडर्स थे कि पोस्टपोन करते हैं इस मैटर को, है ना? नीड क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो था उसका क्या होगा भविष्य ये भी डिसाइड नहीं किया था, इसलिए इस मैटर को पोस्टपोन भी किया गया, है ना? तो मेमोरी पार्टीशन की अभी भी बहुत ज़्यादा ताज़ा थी, है ना? कि किस तरह अभी जो पार्टीशन हुआ है इतना ज़्यादा, अभी फिर से लैंग्वेज के बेसिस पर करेंगे तो सिचुएशन खराब ना हो जाए। तो महात्मा गांधी यहाँ पर कह रहे हैं अगर जो है प्रोविंसेस को लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म किया ना, तो रीजनल लैंग्वेजेस जो है ना, रीजन में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं लोकल लेवल पर, तो उनका बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाएगा। ठीक है, वो बढ़ने लगेंगे और ज़ोर बढ़ने लगेगा उन चीज़ों का। ठीक है, अगर हिंदुस्तानी जो मीडियम है, अगर ऐसा होने लगा ना कि अलग-अलग लैंग्वेजेज़ बोल रही, तो आप हिंदुस्तानी जो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हो लैंग्वेज को, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसके लिए भी जो है आप इंग्लिश का यूज़ कर रहे हो, मतलब इंग्लिश को इसके लिए यूज़ करना और ही बेकार है। ओके? तो ये जो डिसीजन था लीडरशिप का, चैलेंज किया गया लोकल लीडर्स ने एंड जो लोग थे उन्होंने, ठीक है, लोग चाहते थे कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट हो, पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया था मैटर को कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं करना है। लीडर्स डर रहे थे कि भाई आगे चल के प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, तो प्रोटेस्ट हो रहा था तेलुगु रीजन में ना, ओल्ड मदरसा सॉरी मद्रास जो प्रोविंस है, तो उसमें तमिलनाडु भी इंक्लूड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका का एरिया है। तो विशाल धारा मूवमेंट चलाया गया, विशाल आंध्रा, ठीक है? विशाल आंध्रा मूवमेंट चलाया गया, मूवमेंट ताकि सेपरेट कर सके आंध्र प्रदेश को, ठीक है? आज के टाइम पर जो आंध्र है ना, उसको सेपरेट कर सके और डिमांड किया तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज़ हैं उसको सेपरेट करें मद्रास से, ठीक है? मद्रास में तमिल बोली जाती है ना, तो उसको अलग करें और जो है सेपरेट आंध्र प्रोविंस क्रिएट करें। ठीक है? तो ऐसी बात की गई कि अलग करो, विशाल आंध्र मूवमेंट चलाया गया। इसमें ना सारी की सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो थी आंध्र रीजन में, तो वो फेवर कर रही थी कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गनाइजेशन किया जाए ऑफ द मद्रास प्रोविंस, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे आप रीऑर्गनाइज करो, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट करो, यही बात कर रहे थे। मूवमेंट जो था उसमें उसकी वजह से क्या हुआ था, सेंट्रल जो तो जो गवर्नमेंट थी ना वो हाना में उलझी हुई थी, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ गया, है ना? तो पोची सीराराम मल्लू जो थे उन्होंने कांग्रेस लीडर थे, ये क्या वेटरन गांधी थे, ठीक है? मतलब गांधी जी की चीज़ों को भी फॉलो किया था इन्होंने, और जो तो ये ना अनशन पे बैठ गए, ठीक है? फास्ट पे बैठ गए, ओके? कि उनकी जान चली गई, खाना-पीना उन्होंने सब छोड़ दिया था। 56 डे वो ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहे और फिर उनकी जान चली गई। इसकी वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा गए थे, वॉयलेंट हो गए थे, वॉयलेंस भी फैलने लगा था आंध्र रीजन में। लोग जो थे बहुत सारे लोग जो रोडों पे आ गए थे, स्ट्रीट्स पे आ गए थे, है ना? और जो बहुत सारे लोगों को जो इंजरी भी हुई थी और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी पुलिस फायरिंग में। तो मद्रास के जो कई सारे लेजिस्लेचर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है? प्रोटेस्ट के उसको शो करने के लिए। फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि सेपरेट आंध्र प्रदेश बना देंगे 1952 में। तो पहला स्टेट जो लैंग्वेज के बेसिस पे क्रिएट किया गया वो आंध्र प्रदेश था, विशाल धारा मूवमेंट चलाया गया था, ओके?
विशाल आंध्रा, सॉरी। तो इंडिया का जो रीऑर्गनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप था 1961 का मैप है। बाद में और स्टेट्स क्रिएट होते गए थे। जो यूनियन टेरिटरी थी उनको स्टेट बनाया गया। 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी क्रिएट की गई थी, ठीक है? तो देखो जम्मू एंड कश्मीर हो गया, यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर देखो ये नेपाल है और भूटान है, अलग देश हो गया। यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान बाद में जो बांग्लादेश बन गया था। तो ये 2000 में देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ क्रिएट किया गया था, 2000 में नया स्टेट बना था, ठीक है? और उत्तर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था 2000 में, ठीक है? बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 2000 में। तो और भी स्टेट्स बनते गए बाद में, ठीक है? जो पंजाब से हरियाणा को निकाला गया था, ठीक है? तो और भी स्टेट्स बाद में क्रिएट होते गए। यहाँ पर देखो असम से जो है, ये मणिपुर है, मिज़ोरम और ये त्रिपुरा। तो त्रिपुरा और मिज़ोरम को क्रिएट किया गया था बाद में असम से। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? नागालैंड हो गया, ओके? यहाँ पर देखो तेलंगाना को 2014 में क्रिएट किया गया था। मैसूर को कर्नाटका नाम बदला गया था। मद्रास को तमिलनाडु नाम दिया गया था, ठीक है? बाकी तो आपको पता ही है। तो ये हमारे देश का मैप है 1961 का, है ना? कितना प्यारा है ना? फिर उसके बाद में यहाँ पर आपसे मैप को देख के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? जो ओरिजिनल स्टेट जिससे ये स्टेट निकले हैं। गुजरात जो है महाराष्ट्र से निकला है, बॉम्बे से, ठीक है? मेघालय जो है असम से निकला है, हरियाणा जो है पंजाब से निकला है, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से निकला है, ठीक है? एक बार मैप में भी देख लेते हैं, ओके? तो गुजरात जो है पहले ये पूरा था, तो महाराष्ट्र से गुजरात निकला है, ओके? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला है, यहाँ पर मेघालय निकला था आसाम से, ठीक है? और हरियाणा निकला था पंजाब से, ओके? तो ये हो गया। नेम 2 स्टेट जो कि अफेक्ट हुए थे पार्टीशन ऑफ द कंट्री। पार्टीशन जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे ना, तो इस तरफ जो है पंजाब कह सकते हो आप, दिल्ली कह सकते हो, है ना? तो यहाँ पर ये रीजन अफेक्ट हुआ था और वेस्ट बंगाल बहुत अफेक्ट हुआ था पार्टीशन की वजह से, यहाँ का एरिया पूरा अफेक्ट हुआ था। 2 स्टेट जो कि आज जो पहले यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है? तो पहले यूनियन टेरिटरी थी, गोवा भी पहले यूनियन टेरिटरी था जहाँ तक, और मणिपुर भी, ठीक है? तो पहले इनको यूनियन टेरिटरी, बाद में स्टेटहुड का दर्जा दिया था। कई सारे स्टेट थे ऐसे तो, है ना? फिर बाद में इनको स्टेट बना दिया गया था। यूनियन टेरिटरी का जो कंट्रोल होता है ना, उसको में गवर्नमेंट का होता है डायरेक्टली, मतलब पार्लियामेंट उसको डायरेक्टली कंट्रोल करती है। अब यहाँ पर कार्टून दिया हुआ है, ठीक है? स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953 का कार्टून था, जो कि जो डिमांड थी ना लिंग्विस्टिक स्टेट की, वो दर्शा रहा था, ठीक है? ये देखो महागुजरात, विशाल आंध्रा, ये मूवमेंट, ये संयुक्त कर्नाटका, ये बिहारी अनंत महाराष्ट्र, ये जमाने भर के मूवमेंट चल रहे थे, है ना? तो फॉर्मेशन रहा आंध्र प्रदेश का, उसकी वजह से ना मतलब आंध्र प्रदेश बन गया लैंग्वेज के नाम पे, तो दूसरे स्टेट भी बोलने लगे भाई हमको भी बनाओ, ठीक है? तो ये जो स्ट्रगल था, इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स हो गई और उनको स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाना पड़ा 1953 में, ठीक है? जिसने क्वेश्चन देखा कि क्या रीड्रॉ करना चाहिए स्टेट की बाउंड्री को लैंग्वेज के बेसिस पे। तो कमीशन की रिपोर्ट ने ना फिर एक्सेप्ट कर लिया था कि बाउंड्रीज जो है स्टेट की रिफ्लेक्ट करेंगी बाउंड्रीज ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है? तो लैंग्वेज के बेसिस पर फिर स्टेट क्रिएट किए जाने लगे। फैज अली कमीशन था, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली फिर ये क्रिएट करने लगे। पर वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं था, ओके? तो मेजर मेजर लैंग्वेजेस के स्टेट बनाए गए। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, जिसकी वजह से 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी बनाई, ओके? तो यहाँ पर देखो पोची श्री रामालू, तो गांधीयन वर्कर थे ये, गांधी जी की आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते थे। ये जो थे लेफ्ट गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब को इन्होंने छोड़ दिया था ताकि सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है? ठीक है? तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी, और ये जो फास्ट में बैठ गए थे 1946 में, इन्होंने डिमांड किया था कि टेम्पल्स जो है मद्रास के दलित्स के लिए भी ओपन होनी चाहिए। हमारे देश में ऐसा भी किया जाता था कि टेम्पल्स में लोगों को एंट्री नहीं करने दी जाती थी, ठीक है? भेदभाव होता था। तो ये जो फास्ट अनटू डेथ ये बैठ गए थे अनशन पे, इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, फिर इनकी जान चली गई थी, है ना? 19 अक्टूबर 1959 में ये डिमांड करते रहे सेपरेट स्टेट की आंध्र प्रदेश में, और इनकी 15 दिसंबर में इनकी जो है जान चली गई थी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कार्टून दिया है, ओके? तो यहाँ पर देखो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको शोकेस किया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न, बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात थी शुरू में, कि डिमांड जो था ना सेपरेट स्टेट का, उसकी वजह से
जो इंडिया की यूनिटी थी कंट्री की, उसको खतरा ना पहुँचे। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता थी। है ना? ऐसा लगा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट की वज़ह से सेपरेटिज़्म बढ़ेगा, अलगाववाद, है ना? और प्रेशर क्रिएट होगा जो नया नेशन बना है। तो जो नए स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए हैं, उसकी वज़ह से और ज़्यादा सेपरेशन ना होने लगे। जो लीडरशिप थी पॉपुलर, जो प्रेशर था, ठीक है? तो जो लीडर्स थे उन्होंने भी फिर लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट करना शुरू किए थे। ऐसा होप था कि एक्सेप्ट कर रहे हैं हम रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम को सारे रीजन की। ये जो है थ्रेट था डिवीजन का भी और सेपरेटिज्म का भी, तो इससे रिड्यूस हो जाए, है ना? सभी की डिमांड सुन रहे हैं, तो रीजनल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेकर के चल रहे हैं। शायद जो ये डिवीजन वगैरह ना हो फिर आगे चल के, सेपरेटिज्म की जो वो सब कम हो जाए। तो अकोमोडेशन तो हम रीजनल डिमांड्स को लेकर के चल रहे थे। फॉर्मेशन हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का, ठीक है? तो इससे और ज़्यादा डेमोक्रेटिक हुए। तो 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने हुए, है ना? कि कई सारे स्टेट्स थे, तो उनको लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीज़न किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं मूवमेंट था ना कि फॉर्मेशन करना है लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को, तो इन्होंने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक नेचर ही चेंज कर दिया एंड लीडरशिप थी वो भी चेंज हो गई थी। तो जो पाथ था ना, रास्ता था जो पॉलिटिक्स का और पावर का सभी लोगों के लिए ओपन हो गया, ठीक है? रेदर देन जो स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग जो एलीट पॉपुलेशन थी, मतलब इंग्लिश बहुत कम ही लोग बोलते थे ना, तो इंग्लिश कोई ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं है, ठीक है, देश की। तो सभी लोगों के लिए ओपन हो गया पॉलिटिक्स में, सभी लोगों के लिए रास्ता पावर का भी। तो लिंग्विस्टिक जो रीऑर्गनाइजेशन किया गया था, मतलब एक यूनिफॉर्म बेसिस में मिल गया था कि हम देश को जो है वो स्टेट्स क्रिएट कर रहे थे, स्टेट की बाउंड्री। इट डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन, नहीं हुआ इससे देश का। जो लीडर्स को डर लग रहा था, चिंता हो रही थी कि भाई ऐसा ना हो कि हमारा देश बँट जाए और ज़्यादा। पार्टीशन के बाद में लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। पर इससे ना और ज़्यादा नेशनल यूनिटी बढ़ी हमारी, जो और ज़्यादा एकता बढ़ गई जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट किए गए। अबव ऑल जो सबसे ऊपर देखें तो लिंग्विस्टिक स्टेट जो थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया क्या प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। जब हमने स्टेट क्रिएट किए तो लैंग्वेज के बेसिस पे, तो उससे हमको डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल भी देखने को मिला, है ना? जब हम कहते हैं कि इंडिया ने अडॉप्ट किया डेमोक्रेसी, तो ये सिंपल नहीं था इतना, ठीक है? इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इतना ही नहीं है सिर्फ कि इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, तो इसमें सिर्फ जो हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहा, ना सिर्फ जो फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन अडॉप्ट किया, ओके? इससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है? जो इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, ओके? ये चॉइस था फेवर करना, रिकॉग्नाइज़ करना, एक्सेप्ट करना, जो हमारे डिफरेंसेस थे उनको भी लेकर के चलना, ओके? डाइवर्सिटी को लेकर के चलना। तो डेमोक्रेसी अगर कहें तो एक जीने का तरीका भी कह सकते हो, वेज ऑफ लाइफ एंड प्लुरैलिटी, अलग-अलग आइडियाज़ हमारे देश में एक्सिस्ट करते हैं, उन सबको भी, उससे भी जुड़ी हुई है जो डेमोक्रेसी है। आज आगे जो पॉलिटिक्स चली ना, तो इसी बेसिस पे चली, ठीक है? तो सभी चीज़ों को देख कर के चला गया हमारे देश में। तो क्रिएशन ऑफ स्टेट यहाँ पर बताया गया, लिंग्विस्टिक जो स्टेट को जो लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट क्रिएट किए गए, इसका मतलब ये नहीं था कि सारे के सारे जो स्टेट हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए जाएँ। तो बाइलिंगुअल स्टेट का भी जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, बॉम्बे स्टेट में जो गुजराती बोलने वाले और मराठी वाले सब साथ में रहते थे। बाद में लोग जो हैं एगिएशन लोग जो हैं भड़क गए थे, बाद में उन्होंने डिमांड किया तो महाराष्ट्र, गुजरात को अलग कर दिया गया 1960 में। पंजाब में भी 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग। पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांड करने लगे सेपरेट स्टेट की, ठीक है? पर जो है तो दूसरे स्टेट के साथ में इनको ये डिमांड इनकी नहीं मानी गई थी। 1956 में स्टेटहुड दिया गया पंजाब को 10 साल बाद 1966 में, और उसी टाइम पर जो है हरियाणा को भी निकाला गया और हिमाचल प्रदेश को भी निकाला गया पंजाब से, ठीक है? पंजाब से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश दोनों को निकाला गया। अनदर मेजर रीऑर्गनाइजेशन किया गया स्टेट का नॉर्थ ईस्ट में 1972 में। मेघालय को असम से निकाला गया 1972 में। मणिपुर एंड त्रिपुरा जो है, इनको सेपरेट स्टेट बनाया गया उसी साल 1972 में ही। और स्टेट जो था मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश 1987 में आया, ठीक है? तो इनको भी स्टेटहुड मिला। नागालैंड जो है, इनको पहले से बना दिया गया था स्टेट, ठीक है? 1963 में।
सिर्फ लैंग्वेज नहीं थी हमारे यहाँ, सोल बेसिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का मतलब स्टेट का क्रिएशन का सिर्फ लैंग्वेज बेसिस नहीं था। लेटर ईयर बाद में ना कुछ सालों बाद डिमांड उठी कि सेपरेट स्टेट चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट रीजनल कल्चरल और कंप्लेनेंस ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। मतलब कि एक रीजन जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, दूसरा रीजन बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, बहुत कम डेवलप्ड है। तो इस बेसिस पे भी डिमांड करने लगी कि भाई हमारा रीजन डेवलप नहीं है, हमको दोबारा एक अलग स्टेट बना ताकि हम अपने रीजन की डेवलपमेंट कर सकें। कल्चर अलग है तो हमको अलग स्टेट बनाओ। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से बनाया गया, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से बनाया गया, झारखंड जो है बिहार से बनाया गया, ठीक है? तो क्रिएट किया गया इनको 2000 में। तेलंगाना जो है एक नया स्टेट निकल के आया 2 जून 2014 में। स्टोरी जो थी रीऑर्गनाइजेशन की अभी भी खत्म नहीं हुई, है ना? कई सारे रीजन जो हमारे देश में मूवमेंट चलते हैं कि वो अब अलग से अपना स्टेट बनाना चाहते हैं, ठीक है? जो बड़े स्टेट हैं उनको छोटा कर दो, ऐसी भी बात की जाती है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से हो सके। जैसे कि विदर्भा महाराष्ट्र में जो है वो डिमांड करते हैं अलग से होने की। हरित प्रदेश बनाने की बात करते हैं उत्तर प्रदेश से निकाल करके। नदर्न रीजन जो है वेस्ट बंगाल का वहां पर भी। फिर 2019 में जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था तो उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। ओके, तो ये भी रहा, है ना? तो चेंजेस होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब बोल रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को दोबारा से जो है स्टेट बना दो, स्टेटहुड दे दो, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो ये भी देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये पार्लियामेंट के पास में पावर होती है कि वो किसको स्टेट बना रहे हैं और किसको यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी पे डायरेक्टली जो है पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, प्रेसिडेंट का। ओके, स्टेट कितने ही बना लो, जैसे ये बोल रहा है कि यूएस में जो है हमसे एक चौथाई पॉपुलेशन है। यूएस की पॉपुलेशन कहाँ और हमारी कहाँ, है ना? 140 करोड़ से ज्यादा लोग, ठीक है? फिर जो यूएस में देखे तो 50 स्टेट है और इंडिया में क्या 100 से ज्यादा स्टेट नहीं हो सकते। आपको जितने स्टेट बनाने बना सकते हो, ये पार्लियामेंट के पास में पावर होती है। कहते हैं लोग कि छोटे छोटे स्टेट बनाओ तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा। ओके, तो ये भी इशू निकल के आता है ना? तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको लेक्चर कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।